Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग रिकॉल करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स को। मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे। मतलब हम सिस्टम सराउंडिंग वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और एंड में जब वो एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी इन सब की बात होती है वहां तक जाएंगे। ठीक है। एंड विद एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कुछ एक दो और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मेरी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें बताऊंगी और कैसा टाइप का आ सकता है। तो जहां जहां ऐसा ज़रूरी होगा वील डू दैट। तो वॉच द एंटायर वीडियो। ऑल्सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज को देख के। ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस दो तरह की चीजें अपन ने पढ़ी थी, यही बता दे रही हूँ, फटाफट सुन लो। स्टेट फंक्शंस वो थे जिनकी वैल्यू जो थी वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, लिफ्ट से गए, सीढ़ी से गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड फ्लोर इज द इनिशियल स्टेट, सेकंड फ्लोर इज द फाइनल स्टेट। तो उसके डिफरेंस को ही देखा जाएगा हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। वो स्टेट फंक्शंस होते थे। और पाथ फंक्शंस वो होते थे जिनकी वैल्यू डिपेंड करती थी इस पाथ पे। ठीक है, तो इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब वो पाथ फंक्शन है। भैया नॉट ध्यान से देख लेना। तो पाथ फंक्शन क्या क्या होते थे मैं बता देती हूँ। पाथ फंक्शन होते थे वर्क और हीट। बाकी सब स्टेट फंक्शंस थे जो भी तुमने, जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब जो पढ़े थे ये सब स्टेट फंक्शंस थे। अब सुनना, क्यू जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है, इट इज नॉट स्टेट फंक्शन। वर्क जो होता है नॉट स्टेट फंक्शन। बट क्यू प्लस डब्ल्यू जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू के इक्वल होता है। तो ये स्टेट फंक्शन हो जाता है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा ई अगर तुमने पढ़ा है तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये स्टेट फंक्शन हो जाता है। एच माइनस टी एच इज गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी स्टेट फंक्शन होता है। तो ये सिर्फ 2 और 3 है। किधर है भैया 2 और 3? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो यही सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ कवर्ड बीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम। रिएक्टिंग स्पीशीज, कवर्ड बीकर। आराम से मेन मेन चीजें अंडरलाइन करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम। दो स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं, मुझे दोनों ही सही नहीं लग रही हैं, अभी समझाती हूँ क्यों। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड वेसल। The presence of reactants in a thermos flask or any other closed insulated vessel is an example of closed system. आंसर है इसका सी, जो करेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारे क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि यार अगर कवर्ड बीकर है तो वो ओपन सिस्टम हो ही नहीं सकता है। ओपन सिस्टम वो होता है जो जिसमें सराउंडिंग के साथ वो मैटर, मतलब मैटर भी एक्सचेंज करता है और एनर्जी भी एक्सचेंज करता है। क्लोज सिस्टम वो होता है जो मैटर एक्सचेंज करता है पर एनर्जी नहीं एक्सचेंज करता। ठीक है, तो ये जो है ये क्लोज सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनमें वो इसमें ये भी पूछ सकता है कि मे बी बाउंड्रीज कैसी हो। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, कि अगर कोई ये बोले कि ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट और मास, मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं करता है, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं करता है, वो पक्का पक्का क्लोज सिस्टम है। ये गलत बात है, क्योंकि एनर्जी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ हीट का नहीं है, हीट का भी है और वर्क का भी है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी बाउंड्री जो है वो फ्लेक्सिबल वॉल्स है, उसकी बाउंड्री जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो माना हीट ना एक्सचेंज करे, चाहे वो इंसुलेटेड हो, पर वो वर्क कर सकता है। और अगर वो वर्क कर सकता है तो वो एनर्जी का आदान प्रदान कर सकता है सराउंडिंग के साथ। समझे मेरी बात? इस वजह से इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि एनर्जी एंड मैटर लिखा है या फिर हीट एंड मैटर लिखा है, वहां वो तुम्हें फंसा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे एक ही पेज में हो गया। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज। एडियाबैटिक कंडीशन क्या होती है मेरे बच्चों? एडियाबैटिक कंडीशन मतलब इंसुलेटेड वाली, मतलब वो जिसमें
हीट इज नॉट द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, हीट जो है उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है या तो ये लिखा होगा या तो लिखा होगा इनटू वैक्यूम या लिखा होगा इन एन इवैक्यूएटेड कंटेनर, सब लाइंस बता रही हूं, भूलना नहीं। फ्री एक्सपेंशन, इवैक्यूएटेड कंटेनर या फिर इन वैक्यूम, वैक्यूम दो यू आते हैं, ठीक है। इन सब केसेस में वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल ही जीरो है तो वर्क जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। भाई साहब ये भी जीरो ये भी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो। और डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस, डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर डेल्टा यू जीरो है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एक सेकेंड, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सोचो अपने मन में, असर्शन दिया हुआ है एवरी फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एवरी फ्री adiabatic expansion of an ideal gas is also an isothermal expansion. Every free adiabatic expansion of an ideal gas is also an isothermal expansion. ये assertion है और reason है कि there is no change in temperature in an adiabatic free expansion of an ideal gas. There is no change in temperature observed in an adiabatic free expansion of an ideal gas. तो अब सोचो, assertion भी सही है, reason भी सही है। फ्री एक्सपेंशन है W जीरो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है Q जीरो, Q जीरो हो गया भैया, W जीरो हो गया तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी जीरो, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल। तो एवरी एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑल्सो आइसोथर्मल। तो चाहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट में आ जाए, चाहे असर्शन रीजन में आ जाए, दिमाग चला लेना, ठीक है जी। जनहित में जारी। अगला सवाल, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। वेल इंसुलेटेड का मतलब होता है हीट वीट का आदान प्रदान नहीं है, तो Q जीरो। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे ही ये शब्द लिखे हो ना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब इरिवर्सिबल बात हो रही है, इरिवर्सिबल बात हो रही है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम है 2.5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम है 4.5 लीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 विच इज माइनस, बिना यूनिट के अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन किया फिर तुम देखना, फिर गलत करके आना, फिर ना बोलना कि अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। सिली मत बनना। मैं हर फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो में बोलती हूँ कि भैया प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, भगवान के लिए प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बिना यूनिट के मत किया करो। ज्यादा हीरो हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, गलती हो जाती है फिर रोने निकलते हैं, ठीक। तो क्या बोल रहा है भाई वो, 2.5 ATM, फाइनल वॉल्यूम में 4.5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम थी 2.5 लीटर, तो दो का डिफरेंस हुआ, तो माइनस 2.5 ATM इंटू 2 लीटर, तो -5 लीटर ATM हो गया। ये लीटर ATM है, वो तो लाख लाख शुक्र है कि जो भी तुम्हें आंसर दिया है वो -5 जूल नहीं लिखा है ऑप्शंस में, जो भी ऑप्शंस दिए हैं, वरना तुम कराते बिना यूनिट के तो -5 को सब आ गया हमसे, ऐसे नहीं होता है। अब ये -5 लीटर ATM है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू -5 इंटू 101 पॉइंट समथिंग होता है जूल में कन्वर्ट करने के लिए लीटर ATM को, तो ये -505 जूल के आसपास होगा। अब क्वेश्चन क्या है, उसने वर्क पूछा ही नहीं है, आराम से पढ़ना क्वेश्चन। डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा यू होता है Q प्लस डब्ल्यू, अब Q जीरो है, W के इक्वल आएगा, तो -505 जूल अपना आंसर लगेगा अपन को, जो सही भी है, -505 जूल हमारा आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बथेरी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनमें से एक स्टेटमेंट ये है कि, ध्यान से सुनना, दो तरह के क्वेश्चन बनाती हूँ। पहला, द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस लीड्स टू कूलिंग, पहला।
स्टेटमेंट क्वेश्चंस में, मतलब तीन कुछ और स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस लीड्स टू कूलिंग, ये पहला। दूसरी तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है कि फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द फाइनल टेम्परेचर इज लेस दैन द इनिशियल टेम्परेचर। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्यों? तीसरी स्टेटमेंट बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग आ रही है मन में कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अकर्स एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। तीन स्टेटमेंट्स बता दिए मैंने, तीनों लिख लेना अपनी नोटबुक में, तीनों तीनों लिखनी बहुत जरूरी है। क्यों भैया, क्यों होता है ऐसा, क्यों बोला मैंने ये सब? मैंने ये सब इसलिए बोला क्योंकि जब डेल्टा यू नेगेटिव है, इसका मतलब उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इस एक्सपेंशन प्रोसेस में उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होने लगी है। ठीक है, अब उसकी इंटरनल एनर्जी कम होने लगी तो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी कर रहा है। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा, कूलिंग प्रोसेस वो लीड करेगा। जरूरी सवाल है, ये जरूरी तीन स्टेटमेंट्स है। असर्शन रीजन में आ सकते हैं स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट में आ सकते हैं, नॉट करेक्ट में आ सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स गो। व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान से पढ़ना, temperature is raised from 298 to 308 Kelvin. Heat supplied to the gas is itna, then which of the following statements is correct? 1 mole of gas is heated, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। डेल्टा टी कितना है? 308 माइनस 298, ये हो गया जी 0, ये हो गया जी 10 केल्विन। हीट सप्लाइड क्यू है 500 जूल। काफी चीजें हमें यहीं से पता चल गई है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अगर मेरे बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या पक्का 0 होगा यार? आ गया होगा दिमाग में, वर्क डन माइनस पीडीवी होता है। अब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो काहेगा चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन हो गया 0, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम हो गया 0। तो पहले तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें वर्क डन 0 है, और वो ऑप्शन है ये। आंसर आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन फिर भी हम इसको आगे करेंगे। अच्छा, Q इज इक्वल टू 500 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। W 0 है तो डेल्टा U, जिसको यहाँ पे डेल्टा E लिखा है, भावनाओं को समझो, वो हो जाएगा 500 जूल। हीट इज सप्लाइड ना, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 500 जूल एंड वर्क डन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज। एक बार वीडियो पॉज करो, इसको जरा सोचना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे? एकदम से सवाल कर रहे हो, एकदम से आ गया, तो अटेम्प्ट कैसे करना है? हाउ डू यू गो अबाउट इट? थिंक अबाउट इट, पॉज करो, फिर मैं बताती हूँ। ओके, अब आप सुनिए ध्यान से। यहाँ पे यहाँ पे जब हम वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, इक्वल फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन है। मतलब रिएक्टेंट के लिए पहाड़ी की चोटी पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, प्रोडक्ट को भी उतनी ही चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ये दोनों को सेम चाहिए। इसके लिए जितनी डिफिकल्ट है पहाड़ी की चोटी चढ़ना, ना इसके लिए भी उतनी डिफिकल्ट है। तो यार अगर दोनों तरफ की एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो गई, तो मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, विच कम्स आउट टू बी 0। डेल्टा एच इज 0। ठीक है जी, और कोई बात हम बता नहीं सकते, यही पक्का पक्का बता सकते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द स्पेसिफिक हीट विल बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनीथिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना? वही होता है स्पेसिफिक हीट। यूजुअली हम यही डेफिनेशन फॉलो करते हैं। तो यार उसमें वॉल्यूम का लेना देना ही क्या है? गैस की वॉल्यूम से कोई लेना देना ही नहीं है, उस पर डिपेंडेंस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन? वर्क डन होता है एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो जहां पे भी ज्यादा एरिया अंडर द कर्व दिखेगा, वहां पे मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा। तो अब यहां देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है थ्रू आउट, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा। यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ये रहा, यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ये रहा,
यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ये रहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, आंसर आ गया फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which one of the following equations delta H naught reaction equals to delta H naught formation? Before I start with thermochemistry के ऐसे questions जहाँ पे enthalpy of combustion आएगा, enthalpy of formation आएगा, bond enthalpies आएगा, atomization आएगा, transition आएगा, बहुत सारे टाइप के आएंगे ना। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें इन सब चीजों की डेफिनेशन समझ आई हुई है, रटी नहीं हुई, समझ आई हुई है कि उस डेफिनेशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उस डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो तुम थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में कभी नहीं फंस सकते, कभी भी नहीं। मैक्सिमम बच्चे थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में फंसते ही इसलिए हैं क्योंकि जब टीचर डेफिनेशन लिखवाता है तब तुम ब्लैक और ब्लू पेन से बहुत सुंदर सुंदर लिखते हो, बट तुम्हें उसके मायने नहीं समझ आते कि इस बात का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से किस केस में पूरे रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ। वो ये पूछ रहा है किसी भी चीज के रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोल सकते हैं, जब एक मोल प्रोडक्ट बने और रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में हो। तो अब वो देखते हैं, अब यहाँ पे एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, दो बन रहे हैं, एक बन रहा है, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये मेन है, एक बन रहा है, तो चलो इसको तो हटा ही देते हैं। एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। जेनॉन नोबल गैस स्टैंडर्ड स्टेट, फ्लोरीन गैस स्टैंडर्ड स्टेट। एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है, इसको बोलेंगे कि इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। मैम नीचे वाले केस में क्यों नहीं बोला, क्योंकि यार ऑक्सीजन जो होता है वो O2 उसकी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट है, O3 नहीं है, O2 को माना जाता है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। ठीक है जी, और ये मीथेन नहीं होना चाहिए था, ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए थे, प्लस दो लोग बन रहे हैं। बात समझ आई, आगे बात करते हैं। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एंथैल्पीज ऑफ elements in their standard states are taken as zero. Enthalpies of elements in their standard states are taken as zero. बिल्कुल सही बात है। The enthalpy of formation of a compound. अब वो enthalpy of formation पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है वो जीरो है ना। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन को लिखेंगे क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ xenon इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ xenon स्टैंडर्ड स्टेट में ऑफ कोर्स, माइनस 2 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन, ऐसे लिखेंगे। पर अब क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो अपने आप ही डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ दिस के इक्वल आ गया। अब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इट कैन बी एनीथिंग, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द बॉन्ड एनर्जीज, अब ये बॉन्ड एनर्जीज दी है एंड डेल्टा एच फॉर्मेशन दी है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस में घबराना मत, डेफिनेशंस अगर तुम्हें समझ आती हैं तो तुम कभी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे। देखो इस पूरी चीज से अगर मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन वाला रिएक्शन लिखूं तो मुझे लगता है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl का मतलब है एक मोल HCl बने और बेटा जी हाइड्रोजन और क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में हो। ठीक है, और मैंने बैलेंस कर दिया है, क्योंकि यार देखो अब वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, वो तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से सीख रही हूँ कि भाई रिएक्शन बैलेंस कर दिया करो, गलती नहीं होती है, तो मैंने बैलेंस कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl होगा, जो उसने मुझे वैल्यू दी है -90, बिना यूनिट्स के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, अब इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे इस HH बॉन्ड को तोड़वाना पड़ेगा, Cl बॉन्ड को तोड़वाना पड़ेगा, और फिर H और Cl को जोड़ना पड़ेगा, यही प्रोसेस है। तो वो कह रहा है कि HH को तोड़वाने के लिए तुझे कितनी एनर्जी देनी है वो मैं बता रहा हूँ,
Cl के बॉन्ड को तोड़वाने के लिए तुझे कितनी एनर्जी दे रही है वो भी मैं बता रहा हूँ। तू HCl की बात कर, ठीक है, तू ये बात कर कि H और Cl को जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी है। ये मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्रिक तक ले जा पाऊँ, ठीक। तो इसका डिसोसिएशन एंथैल्पी उसने बोला कि यार HH के लिए ना 430 किलो जूल पर मोल है। तो 430 किलो जूल पर मोल है, एक मोल के लिए है जी, है जी, एक मोल के लिए। पर मैं आधे के लिए बात कर रही हूँ ना, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके बाद बन जाएगा H गैस। और यहाँ पे क्लोरीन को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए भैया, 240। 240 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्योंकि वो तो एक के लिए चाहिए, पर मोल लेते हैं ना बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी भी। हम आधी की बात कर रहे हैं, Cl गैस। अब ये दोनों जुड़ेंगे। सो यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये वाली वैल्यू जो रिलीज होने वाली है ये नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। मैं ऐड ही कर रही हूँ, आंसर नेगेटिव आएगा। बट अब वो डिपेंड करता है कि उसने यूनिट्स कैसे दिए। समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। दो तरीके हैं, पहले पूरा वाला समझा रही हूँ, फिर करके भी दिखाऊंगी ट्रिक वाले से, मतलब शॉर्ट फॉर्म से, नॉट ट्रिक बट शॉर्ट जुगाड़। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन लगाएंगे। 430/2 प्लस 240/2 प्लस बॉन्ड एनर्जी, प्लस ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव आएगा ये, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, नेगेटिव आना चाहिए ये, ठीक है। अब इज इक्वल टू ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो भी है वो, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हर स्टेप की सारी एंथैल्पी चेंजेस को ऐड करके ओवरऑल एंथैल्पी चेंज आना चाहिए। यहाँ से बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा -90, माइनस जिसको डिवाइड कर रही हो तो ये आ जाएगा 215, और ये आ जाएगा बच्चा 120। तो ये सॉल्व वॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 2 425 -425, और आना भी नेगेटिव चाहिए था क्योंकि हम बॉन्ड बना रहे हैं। एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे माइनस बॉन्ड एनर्जी अगर लिखते ना तो सही हो जाता, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही यूनिट्स के साथ आता। समझिए ये बात को। तो ये आपने अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपका आंसर गलत नहीं है, आप बस एनर्जी रिलीज निकाल रहे हो। देखो यार, ए के बीच का बॉन्ड है, उसको 2A बनाने के लिए जो एनर्जी तोड़नी पड़ी, मान लो x किलो जूल देनी पड़ी तोड़ने के लिए, तो अब जब 2A मिलके A2 बनाएगा तो -x ही तो निकलेगी, सेम मैग्नीट्यूड ही तो रिलीज होगा। फॉरवर्ड में जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है बैकवर्ड में उतनी एनर्जी रिलीज होती है। हम यहाँ एनर्जी रिलीज निकाल रहे हैं। सही तरीका क्या था कि अगर हम यहाँ पे माइनस लेते, देखो अब आप, मैं आपको बता रही हूँ आप कैसी गलती करके खुद को कंफ्यूज करते हो। अगर हम यहाँ पे माइनस लेते तो ये माइनस होता, तो बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 425 आती, ठीक है। अब इसका शॉर्ट मेथड भी सीख लो। शॉर्ट मेथड क्या है मैम, शॉर्ट मेथड ये है कि अगर आपको कंबशन या बॉन्ड डिसोसिएशन, इनकी टर्म्स में बात कर रहा है वो, कंबशन या बॉन्ड डिसोसिएशन के टर्म्स में बात कर रहा है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन की टर्म्स या इन सब की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, टोटल एंथैल्पी चेंज। तो डेल्टा H हो जाएगा हाफ ऑफ जो भी रिएक्टेंट की है प्लस दूसरा हाफ ऑफ दूसरे रिएक्टेंट की माइनस 1 इंटू प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये करोगे अगर तो -90 इज इक्वल टू 215 प्लस 120 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, तब भी आ जाएगा। दो तरीके थे, दोनों बता दिया, हट भी गई स्क्रीन से, ठीक है जी। अगला सवाल, अगेन कंबशन एंथैल्पीज दियो, डायरेक्टली करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके डेल्टा H आ जाएगा। तो अगर डेल्टा H इसका पूछा है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट डेल्टा H हो जाएगा बेटा जी 1 इंटू कार्बन की कितनी दी है -94, सबके यूनिट सेम है तो ऐड कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू -68 माइनस 1 इंटू -213। सॉल्व करोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इलैबोरेटेड वर्जन चाहिए वो भी सिखा रही हूँ, मना नहीं कर रही। ये जल्दी वाला इलैबोरेटेड वर्जन सीखना है अगर, तो वो ये है, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है
तो आप डेफिनेशन से जाते हो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है एक मोल ऑफ वो चीज इनफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स दे। तो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है -94, तो मैं यहाँ -94 लिख रही हूँ। हाइड्रोजन 1 मोल, आधा मोल ऑक्सीजन उसको लगता है और वो पानी देता है। आई होप कंबशन प्रोडक्ट्स आपको थोड़े बहुत पता है। तो इसका -68 है डेल्टा एच लिख देते हैं। और एक मोल मीथेन, एक मोल मीथेन कितना ऑक्सीजन लगेगा अभी देखते हैं। टू गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब आप देखिए रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में 4 चाहिए, 2 ऑक्सीजन ये रहा, 2 ये रहा, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन चाहिए। आ गए यहाँ तक। इसके लिए कितना है चेंज, -213। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब इन 3 इक्वेशंस के साथ ऐसे खेलना है कि आपकी फाइनल इक्वेशन ना कुछ ऐसी दिखे। इन 3 इक्वेशंस के साथ ऐसे खेलना है कि फाइनल इक्वेशन ऐसी दिखे, मतलब CH4 प्रोडक्ट साइड पे हो। तो 1 2 3, तो 3 को रिवर्स करना है तो -3 हो जाएगा। रिवर्स कर देंगे तो एंथैल्पी भी तो माइनस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसको रिवर्स करना है और इनको साथ में ऐड कैसे करना है, देखिए देखिए देखिए। C सॉलिड 2H2 गैस, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन +2 इंटू सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन अगर हमने कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। करके दिखाती हूँ। तो C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, इसके डेल्टा एच को भी फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कर देते हैं 2H2O लिक्विड, तो इसका हो जाएगा, इसका डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तीसरी इक्वेशन को उलट पुलट कर दिया, मतलब CO2 गैस यहाँ, 2H2O लिक्विड यहाँ, गिव्स CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, और इसका ये हो जाएगा +213। इसको ऐड करेंगे तो देखिए 2H2O से 2H2O गया, CO2 से CO2 गया, 2O2 से 2O2 गया। फाइनल इक्वेशन है C सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस, जो हमें चाहिए था। और डेल्टा एच ऐड हो जाएंगे, -94 -136 +213, और वही यहाँ से भी आ रहा था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, सीख भी लिया कि होता क्या है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया और डेल्टा एच पूछा है तो डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की टर्म्स में। आपको सबसे पहले देखना है कि आपसे पूछा क्या है। आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत कीजिएगा। आपने अगर डेल्टा एच रिएक्शन निकाल दिया तो क्या उसने वो आपसे पूछा था, उसने आपसे पूछा था द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन। उसने आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है सबका, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है। क्या हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन आती है? हाँ आती है। क्या मैं उस डेफिनेशन से एक इक्वेशन लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, डेफिनेशन आती है, हम लिख सकते हैं कि इथीन जो है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन पूछा है ना, उसको इनफ ऑक्सीजन में मैम जब रिएक्ट कराया ना तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा, है ना मैम? तो मैं बोलूंगी हाँ मैम, इसको बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि वो जरूर करना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन ये रहा, 4 ये रहा, 6 हो गए, तो 3O2 हो गया। बहुत बढ़िया। इस रिएक्शन के लिए जो भी डेल्टा एच रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा एच कंबशन ऑफ इथीन के इक्वल होगा बाय डेफिनेशन। तो इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते क्या हम फॉर्मेशन के टर्म्स में? तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, दिखाओ भैया फटाफट, टाइम वेस्ट ना करो हमारा, -394 प्लस 2 इंटू पानी का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ जल्दी से, 286 माइनस का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऑक्सीजन तो स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में, उसकी तो ली नहीं जाएगी वैल्यू, तो C2H4 की कितनी हो गई भैया, 52। इसको सॉल्व वॉल्व करोगे, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने होगा, खुश हो लेना। डेफिनेशन आती है, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं अटकेंगे। एक बार ये वाली क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। अब तक हमने क्या देखा था, डेल्टा एच रिएक्शन निकालना सीख लिया,
डेल्टा एच कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, डेल्टा एच फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर लिए। मेन थर्मोकेमिस्ट्री हो चुकी है रिवाइज। आगे बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी चालू होने वाली है। चलो, इफ अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, या पता करना है फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। यार तुम में से किसी एक ने मुझे मैसेज किया था कि मैम वो स्पॉन्टेनिटी वाला ना, वो जो डब्बा है वो समझाओ एक बार। मुझे पता नहीं किसने किया था, जिसने किया था वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ मैंने मैसेज किया था, क्योंकि देख लो भैया तुम्हारे इतने दिन पुराना मैसेज मुझे याद है। ठीक है जी, आप समझो। अगर हमें बताए डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये इक्वेशन सबको आती है? फटाफट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और बाय चांस डेल्टा एस भी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर, तो इसका नाम लिख देते हैं पॉजिटिव चिंटू, और इसका नाम लिख देते हैं प्लस पिंटू। कोई पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है? तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी हो जाएगा चिंटू पॉजिटिव का माइनस टी इंटू पिंटू, और पिंटू भी पॉजिटिव है, मतलब चिंटू माइनस टी इंटू पिंटू, पिंटू टी। तो समथिंग माइनस समथिंग, है ना? दिस माइनस दिस। नाउ आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मेरे को अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, स्पॉन्टेनियस कब, ये भी एक और टेबल बना ही देते ना, मतलब एक और कॉलम। अरे भैया अब तुम जल्दी बनो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पॉन्टेनियस कब। तो अब मेरे को अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए तो मेरे को डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? समथिंग माइनस समथिंग है। अगर माइनस वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो नेगेटिव होगा डेल्टा जी। 2 - 5 करना है तो -3 आएगा ना, 5 - 2 तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर समथिंग माइनस समथिंग है तो माइनस होने वाली टर्म का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड होगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और तभी स्पॉन्टेनियस होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए। किससे हाई होना चाहिए वो भी बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। हाई होना चाहिए, अभी के लिए इतना सोचो, हाई होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका नाम अभी भी रखते हैं प्लस चिंटू। और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव, मतलब वो माइनस पिंटू है। तो डेल्टा जी हो जाएगा चिंटू प्लस का माइनस टी इंटू माइनस पिंटू। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चिंटू प्लस टी इंटू पिंटू। अब तुम देखो भैया, ये टर्म भी पॉजिटिव और ये ओवरऑल भी कुछ ऐड ही हो रहा है, तो ओवरऑल डेल्टा जी तो नेगेटिव ही आ रहा है। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई ऐसा टेम्परेचर ही नहीं है जिसपे हम इसको स्पॉन्टेनियस कर पाए, क्योंकि इसका डेल्टा जी तो हमेशा ही नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। अगले पे आते हैं, अगले पे आते हैं। मान लो अगर ये नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक है, और मान लो ये भी नेगेटिव है, तो मतलब मान लो ये माइनस चिंटू है और ये माइनस पिंटू है, दोनों माइनस के। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस चिंटू, वैल्यू रखी है ना मैंने डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस चिंटू, और डेल्टा एस की वैल्यू है माइनस पिंटू, माइनस टी इंटू माइनस पिंटू। तो माइनस चिंटू प्लस टी इंटू पिंटू हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव करने के लिए, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, अगर मुझे डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई बी डूइंग ताकि मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आए? अब माइनस वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब चिंटू बड़ा होना चाहिए। तो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अरे लोअर देन व्हाट यार, बताते हैं, आते हैं वहां पे। और अगला केस देखते हैं। अगर ये नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, और ये पॉजिटिव है, तो मतलब अगर ये माइनस चिंटू है डेल्टा एच की वैल्यू और इसकी वैल्यू है प्लस पिंटू,
तो डेल्टा जी हो जाएगा बच्चा क्या, मैं हट रही हूँ स्क्रीन से भी, जैसे आऊंगी मैं उसके ऊपर, माइनस चिंटू माइनस टी इंटू प्लस पिंटू। तो ये माइनस समथिंग माइनस ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। आई होप अब बात समझ आई है। वो टेबल जो आपने बोला था, जिसने भी बोला था कमेंट सेक्शन में बता देना, देखो मैंने बात मानी, ठीक है। अब अब बात आती है किससे हाई और किससे लो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच आता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आता है, दिस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो अगर मेरे को हायर टेम्परेचर बोला जाता है तो इसका मतलब होता है जो भी उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उससे हायर। लोअर टेम्परेचर बोला जाता है मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से लोअर। ये बहुत बच्चों का डाउट होता है। अगर आपको ये हेल्प हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देख लो, तुम्हें पता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो बता दिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे वन वे क्यों चल रहा है, ये टू वे होना चाहिए ना। छोड़ो, इसीलिए तुम लोग इक्विलिब्रियम में कमजोर होते हो। रिवर्सिबल आता ही नहीं तुम्हें कुछ, देते जाओ बस, तुमको नॉलेज है, तुम का पलट के कमेंट मत कर देना, सब्सक्राइब मत करा देना 2-4 लोगों से। चलो छोड़ो। हाँ जी, डेल्टा एच दिया हुआ है 30 किलो जूल पर मोल मेरे बच्चों, यूनिट का खेल है सब कुछ, क्योंकि ये जूल पर केल्विन पर मोल में है। डेल्टा एस बताना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू दी है, पॉजिटिव चिन्ह 2 दिया है, और डेल्टा एस अपन को नहीं पता है, नहीं पता ना। स्पॉन्टेनियस होने के लिए कुछ निकालना पड़ेगा हमें वैल्यू, तो हमें इक्विलिब्रियम सोचना पड़ेगा। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी कर देना भैया, तो डेल्टा एच हो जाएगा 30 किलो जूल है, तो जूल में कन्वर्ट करना, 30,000 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन फॉर रिएक्शंस 450 केल्विन। इसको सॉल्व करें, मैं हट गई हूँ स्क्रीन से, तो यहाँ से डेल्टा एस आ जाएगा 66.67 जूल पर केल्विन पर। ये वैल्यू एट इक्विलिब्रियम है, पॉजिटिव वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, राइट राइट, ये एट इक्विलिब्रियम है। इससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो इससे ज्यादा वैल्यू क्या है 70, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, एक्सपेंशन करोगे गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी, एक्सपैंड हो रही है स्पॉन्टेनिटी होती है। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में जा रहे हो और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करो, पार्टिकल्स भागना ज्यादा चालू करते हैं, एंट्रोपी बढ़ती है। दो लोगों को मिला के एक लोग बना रहे हो, अरे यार बॉन्ड जुड़वा रहे हो तुम, एंट्रोपी कम कर रहे हो, ठीक है। आगे, which of the following pairs of a chemical reaction is certain to result in a spontaneous reaction। अभी अभी बताया इस डब्बे के अकॉर्डिंग, अपने आप ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना, फिर भी नहीं हुआ तो भाई मैं बता दूंगी, फिर डब्बे के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, अभी अभी बताया। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था मुझे, सुनो इसको। PbO2 से PbO बना, डेल्टा जी लेस देन 0 है, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और SnO2 से SnO डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं होता है, उसको नहीं होना है। तो जो चीज हो पा रही है, इसका मतलब वो फॉरवर्ड में जाना प्रेफर कर रही है, इसका मतलब लेड +4 में खुश ना होके +2 में खुश है, जबकि टिन +4 में था वो +2 में जाके खुश नहीं है, इसीलिए प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो टिन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन है +2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप थर्मोडायनामिक्स अच्छे से रिकॉल हो गया है। जो मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन क्वेश्चंस बताए हैं कि किस किस तरह के आ सकते हैं, वैसे से के लिए अगर आपको वो बात समझ आए तो गुड, अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं और क्वेश्चंस लिख के बता दूंगी यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर कर दिया तो और से करवा दो यार, करवा दो प्लीज़, भगवान के लिए।